हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न आपको एक मिलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड उससे संबंधित जो है हम कम से कम एक प्रश्न के अंदर आपको 5-6 प्रश्न आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे जो प्रायः विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न का एक होगा, लेकिन उससे रिलेटेड आपको हर प्रश्न में जो है कम से कम 8-10 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपको 50-60 ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो बिल्कुल बार बार आपसे पूछे भी जाते हैं और यूनिक वीडियो है। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप ये कहने को तैयार होंगे कि वास्तव में इसमें जो क्वेश्चन लाए गए हैं ये अक्सर करके बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे प्रश्न मैं लाया हूं वो अब तक जो है यूपीएसआई या और उत्तर प्रदेश पुलिस संबंधित परीक्षाओं में ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं और आगामी परीक्षाओं में इसी तरह का इसी टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो सीधा हम लोग देर न करते हुए हम लोग सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आप मेरी वीडियो में खो जाएंगे। तो चलिए सीधा जो है हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जहां पर आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान से पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पे विस्तृत चर्चा होने वाली है। तो जहां पे प्रश्नों पे विस्तृत चर्चा होती है तो एक प्रश्न होता है, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो बार बार परीक्षाओं, और मैं जो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बताने वाला हूँ वह बार बार जो है किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान का जो भारतीय संविधान है ना, उसके अंतर्गत आप देख रहे हैं जो मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया। यानी हमारे एक तो चीज आपको पता होना चाहिए, वो प्रश्न ये कह रहा है, देखिए जब हमारे देश के अंदर भारतीय संविधान बना था तो भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार तो प्रदान कर दिया गया था, लेकिन जो है उनको मौलिक कर्तव्य प्रदान नहीं किया गया था। तो ये कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य प्रदान किया गया वह किस देश से लिया गया है। तो आपको मेरे भाई यहाँ पे याद रखना है कि दुनिया का पहला देश जो था वो सोवियत संघ रूस था, जिसने जो है 1936 के अंदर जो है अपने नागरिकों को जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया था। यानी उसने अपने संविधान के अंदर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था, दुनिया का पहला देश। और उसी की जो है वहीं से जो है हमारे भारत देश ने जो है उसी से लिया हुआ है। यानी मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया भारत के अंतर्गत, तो जो भारत में शामिल किया गया संविधान में, तो आप बताएंगे सोवियत संघ रूस से। सोवियत संघ एक समाजवादी जो है लोकतांत्रिक देश है। ठीक है मेरे भाई। और एक चीज ध्यान देना है कि जब भारतीय संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। तो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि जो है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आप देंगे कि 42वां संविधान संशोधन, जब आपके देश में 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में होता है तो उसी समय जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान आपके देश में किया गया। यानी संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के थ्रू मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया। तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में, यही जवाब इसका होगा। दूसरा बार बार प्रश्न आता है कि जो है मौलिक कर्तव्यों का जो मौलिक कर्तव्य का जो आपके जो मौलिक कर्तव्य, जब आपके देश भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो जब 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो उसकी संख्या कितनी थी। तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में आएगा, यह यूपीएसआई सन 2011 में पूछा गया था कि जो है मेन परीक्षा में, मेंस एग्जाम में वो यही पूछा गया था कि जो है भारतीय संविधान के
अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वो 11 है। वो 11वीं कब जुटी? तो वो 86वां संविधान संशोधन जो आपके देश में सन 2002 में होता है, या सन 2000 में, सॉरी, तो 86वां संविधान संशोधन सन 2000 में होता है। और उसी समय जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा दिलाना प्रत्येक भारत के नागरिक का कर्तव्य बनता है, यह बात जोड़ी गई। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यह प्रश्न पूछा गया है। और एक प्रश्न बार बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि जो है भारत के अंदर किसकी अनुशंसा पर जो है मौलिक, वो कौन सी समिति थी जिसने जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की अनुशंसा की थी? तो आपको याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। ये बात अब क्लियर हो गई। जितना मौलिक कर्तव्य से जुड़े आपसे प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने सब इसमें क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा ये आया है, जो है पूछा गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या, ध्यान देना, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की कितनी प्रतिशत है? ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहित जो उनका मंत्रिमंडल होता है, बात मंत्रिपरिषद की नहीं कर रहा है, बात ही मंत्रिमंडल की हो रही है। तो ये कह रहा है कि मंत्रिमंडल में कुल लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उसका कितना प्रतिशत जो है मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं मेरे भाई? तो आप ये अच्छे से तैयार रखना कि 15%, जैसे लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसकी सदस्य संख्या का 15%, जैसे वर्तमान में मान लीजिए 545 है तो उसका 15% से ज़्यादा आप जो है मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट दर्जा के मंत्री आप नहीं रख सकते। तो कितनी प्रतिशत में संख्या उसकी? 15%। एक चीज और ध्यान देना है, ये कब बात आई? तो ये 51वां संविधान संशोधन सन 2003 में होता है। तो 51वां संविधान संशोधन सन 2003 में हुआ। तो ये बात जो है भारतीय संविधान में लिख दी गई कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कुल सदस्य संख्या की लोकसभा के 15% से अधिक आप नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई आपकी। और इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे देखिए, अब एक चीज यहां पे थोड़ा सा और डाउट आपका दूर कर दूं। देखिए मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल, तो देखिए जो मंत्रिमंडल होता है ना वो छोटा होता है। मंत्रिमंडल में सभी विभागों के विभागा अध्यक्ष होते हैं जिसे कैबिनेट दर्जा का मंत्री कहा जाता है। तो वो आपका छोटा होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो होता है ना वो बड़ा होता है। यानी मंत्रिमंडल, यानी ये अगर आपका मंत्रिमंडल है तो ये आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में सभी दर्जे के मंत्री होते हैं, प्रथम दर्जा का मंत्री, द्वितीय दर्जा का मंत्री, तृतीय दर्जा का मंत्री। ये चीज समझ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के विषय है? तो देखिए मेरी बात ध्यान देना। अब लोग देखिए यहाँ कह रहा है, एक क्वेश्चन यूपीएससी में दिया था जिसमें ये कहा गया था कि भाई कौन इसमें संघ सूची का विषय है। एक दिया है वन, एक दिया है पशुओं के प्रति क्रूरता रखना, और दूसरा दिया है दिवालियापन या शोध अक्षमता, और लास्ट दिया गया है शेयर बाजार और वायदा बाजार। तो कह रहा है इन चारों में से कौन है जो संघ सूची का विषय है। तो अब चलिए हम लोग संघ सूची का विषय जानने से पहले यहां से अब तक इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो मैं बताने चल रहा हूं। तो देखिए भारतीय संविधान में हम लोग बात करते हैं अनुसूचियों की। तो जब हमारा भारतीय संविधान बन करके 26 जनवरी सन 1950 को देश में लागू हुआ तो उस समय भारतीय संविधान के अंदर केवल 8 अनुसूचियां थी। अब जो है बात होती है 7वीं अनुसूची की। तो यह भी प्रश्न बार बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान की वो कौन सी अनुसूची है जिसमें जो है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची तीनों विषयों को दर्शाया गया है। तो मेरे भाई ध्यान देना, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वह संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषयों के बारे में दर्शाती है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची।
अब यहाँ पे ध्यान देना है कि वास्तव में संघ सूची क्या है, यानी संघ सूची से आशय उस जो है विषय से होता है जिस विषय पे कानून जो है कानून बनाने का काम केंद्र सरकार करती है। तो जिस विषय पे कानून केंद्र सरकार बनाने का काम करती है वो संघ सूची का विषय होता है, जिस पर कानून बनाने का काम राज्य सरकार करती है वो राज्य सूची का विषय होता है, और जिस पर कानून बनाने का काम केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों करती है वो समवर्ती सूची का विषय होता है। इसका वर्णन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, ये बात आप अच्छे से समझ पाए तो आपको ये पता चला। अब चलो बात करते हैं हम लोग, अगर आपसे बात कर दिया जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, विविध परीक्षाओं में। तो आपकी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है, और जो है हमारी जो 12वीं अनुसूची है वो जो है नगर पंचायत से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सब सारी अनुसूचियां हैं। अब लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपसे यह बार बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि आखिरकार बताइए भारतीय संविधान की संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो आप इसको यहीं पे तैयार कर लीजिए कि भारतीय संविधान की संघ सूची में वर्तमान में जो विषयों की संख्या है वो 100 है। अब उसके बाद हम बात करते हैं राज्य सूची के विषयों की। तो राज्य सूची यानी जिस पर राज्य कानून बनाने का काम करेगा उसकी संख्या 61 है, और जिस पे राज्य एवं केंद्र दोनों कानून बनाने का काम करेंगे जिसे समवर्ती सूची का विषय कहा जाता है उसकी संख्या 52 है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। समवर्ती सूची के विषय वर्तमान में 52, राज्य सूची के 61 और संघ सूची के 100। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब आते हैं अपने मूल प्रश्न के ऊपर। अब देखो जो मूल प्रश्न क्या है, देखो जैसे शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, दीवानी फौजदारी का मामला हो गया, ये सारे मामले आपकी समवर्ती सूची में हैं। जैसे राज्य सूची का मामला क्या है, जैसे पुलिस का विषय हो गया, कृषि की बात कर दी जाए, सिंचाई की बात कर दी जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसे विषय हैं खास करके 61 जिसपे केवल राज्य सरकारी कानून बनाएगी। अब जैसे रेल सेवा हो, डाक सेवा हो, तार सेवा हो, तमाम यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हों या देश की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की जाए, संधि की बात की जाए, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां पे कानून जो है केंद्र सरकार बनाती है यानी संघ सूची। तो इस प्रश्न में जब जाएंगे, वन राज्य सूची का विषय है। पहली बात, पशुओं के प्रति क्रूरता, ये जो विषय आपका आएगा ये पशुओं के प्रति क्रूरता, ये समवर्ती सूची का विषय है, ये राज्य सरकार का ही मामला नहीं है। दिवालिया या दिवालियापन या शोध अक्षमता ये कोई विषय नहीं है। अब आता है शेयर बाजार एवं वायदा बाजार। तो यही कह रहा है कि कौन इसमें से यह यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय है। तो आप बताएंगे जो शेयर बाजार होता है या जो वायदा बाजार होता है यह आपका जो है केंद्र सूची का विषय होता है यानी संघ सूची का विषय होता है। इस पे कानून आपका जो है केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, ये बात। तो अब इतने जो भी मैं एक एक प्रश्नों पे देखो, प्रश्न तो एक आया है, उससे रिलेटेड मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन अब बता 8-10 क्वेश्चन मैंने यहाँ शेयर किया जो बार बार विविध परीक्षाओं में पूछे गए। जैसे ये इसका समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ किया गया है, 7वीं अनुसूची में किया गया है। कितने उसके भाग हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वर्तमान में विषयों की मैंने संख्या मतलब सारा क्लियर कर दिया आपका। अब आगे चलो बात करते हैं। अगला प्रश्न जो यूपीएसआई की परीक्षा में दिया गया है वो कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन लाने की कितनी पद्धतियां हैं। अब कह रहा है किसी भी भारतीय संविधान में आपको संशोधन करना है तो उसके संशोधन करने की कह रहा है कितनी पद्धतियां हैं, ये चीज याद रखना है। तो अब कितनी पद्धतियां हैं, तो देखिए भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वो 3 तरीके से होता है। तो आपको बताना होगा 3 पद्धतियां होती हैं। तो भारतीय संविधान की वो 3 पद्धतियां क्या है, एक होता है साधारण बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन होना। जैसे मान लीजिए विधायकों का अपना वेतन भत्ता बढ़ाना है तो वो बड़े आराम से साधारण विधेयक द्वारा जो है वो कानून पारित कर दिया जाता है। दूसरा होता है कि जो है आपका जो कानून है वो दूसरा जो है वो ये मामला है, एक तो आपने देखा
कि जो है भारतीय संविधान में संशोधन साधारण बहुमत द्वारा, और एक होता है लोकसभा एवं राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा, यानी उसके लिए लोकसभा चाहे राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा। और एक तीसरा जो संशोधन होता है, पहली बात लोकसभा राज्यसभा द्वारा तो पारित ही होगा, लेकिन उसको आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए। जैसे मान लीजिए देश के अंदर GST लानी है, या कोई ऐसा संविधान में संशोधन करना है जो बहुत बड़ा है, यानी वो केंद्र सूची का विषय हो, चाहे मान लीजिए केंद्र सूची के विषय पे तो केंद्र ही कानून बनाएगा। अगर वो समवर्ती सूची के विषय पे कानून बनाने की बात हो रही है तो देखो राज्य सूची के विषय पे तो राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का काम राज्य सरकार का है, यहाँ पे केंद्र सूची का केंद्र सरकार का। समवर्ती पे दोनों, अगर कोई समवर्ती सूची के विषय पे संविधान में संशोधन होना है तो उसको आधे से अधिक राज्यों के द्वारा सहमति जरूरी है। लेकिन यहाँ तो ये प्रश्न है, लेकिन बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन का प्रावधान है, पहली बात तो पूछता है कि संविधान के किस भाग में वर्णित है और संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन के प्रति उत्तरदायी है। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो पहली बात आपको याद रखना है कि संविधान के भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया बनाई गई है। और दूसरी चीज है कि उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में बार बार पूछता है, तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 368 के तहत, तो 368 के तहत संविधान के भाग 20 में वर्णित है। एक चीज और ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड मैं और ज्यादा 1-2 क्वेश्चन नीचे भी लाया हूं। यहां जैसे लिखा गया है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। एक प्रश्न आया है UPSI के अंतर्गत, वो ये प्रश्न है कि क्या जो संघ है मीन्स जो केंद्र सरकार है, क्या वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो जवाब इसका है हाँ, बना सकती है। किस स्थिति में बना सकती है? तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा यदि यह पारित कर दिया जाए कि नहीं इसके ऊपर जो है संघ कानून बना सकता है, तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो राज्यसभा के कम से कम, यानी राज्यसभा जो है आपकी लोकसभा नहीं राज्यसभा, तो राज्यसभा के कम से कम जो है कम से कम उपस्थित एवं मतलब बशर्ते, यानी जो भी वर्तमान में सदस्य उपस्थित हैं उसके 2/3 सदस्यों द्वारा, यानी अगर राज्यसभा में कम से कम उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा यदि ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि नहीं यह राज्य सूची का विषय है लेकिन इस पर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो तभी बना पाएगी जब राज्यसभा के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाए राज्यसभा के अंदर। तो ये बात आप समझ पाए हैं। और ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है। तो देखिए जो भारतीय संविधान में जो संशोधन का अधिकार है ना, वो किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। मतलब बार बार क्वेश्चन आता है कि भाई संसद के कितने अंग हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि संसद के 3 अंग हैं। एक आपका लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों माना जाता है? आपको पता है कि भारत के एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई भी विधि या अधिनियम तभी बनता है, कोई भी कानून तभी बनता है जब उस पर अंतिम मुहर आपके देश के राष्ट्रपति की लगती है। लोकसभा राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद यदि कोई जो अधिनियम होता है वो कानून का रूप तभी लेगा जब अंतिम मुहर राष्ट्रपति की लगे। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति। एक चीज और समझ लेना है यहाँ पे मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, वही कि संविधान में संशोधन के लिए उत्तरदायी कौन है, तो या मेन भूमिका कौन निभाता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन का जो पावर दिया गया है वो संसद को दिया गया है। भारतीय संविधान के 20 में दिया गया है। और अनुच्छेद 368 बार बार पूछा गया, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ये चीज देखो, मेरा जो क्लास होगा मेरे भाई वो देखो ऑलरेडी जो है बिल्कुल ऑनलाइन होगा, लेकिन लगेगा आपको कि मैं ऑफलाइन क्लास कर रहा हूँ। तो मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के बीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाऊंगा। लेकिन आप लोग जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आपको इस तरीके का, आपको घर बैठे UPSI और UPP की तैयारी मैं करवाने में समर्थ हूँ। आप लेकिन केवल मेरा साथ दो। आगे देखो जो क्वेश्चन UPSI में पूछा गया है
वो ये है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रमुख की भूमिका कौन निभाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका कौन निभाता है मेरे भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सचिव। देखिए किसी भी सरकार को चलाने का जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व तो होता है वो सचिव का होता है। तो जो कैबिनेट सचिव, जो भारत सरकार का जो कैबिनेट सचिव होता है या जो मंत्रिमंडल का सचिव होता है वो आईएएस होता है, और वो सबसे बड़ा, यानी मंत्रिमंडल से बड़ा कोई संस्था नहीं आप देख पा रहे हो। तो मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सचिव, जैसे वर्तमान में जो है मोदी जी की सरकार के, यह बार बार प्रश्न आता है, वर्तमान में करेंट नॉलेज है कि जो है वर्तमान में जो है मंत्रिमंडल के या इस समय जो है प्रशासनिक सेवा के या कैबिनेट सचिव या प्रशासनिक सेवा के सचिव या जो है सिविल सेवाओं का प्रमुख इस समय कौन है वर्तमान में। तो राजीव गौबा हैं, यानी राजीव गौबा जी हैं वर्तमान में जो है कैबिनेट सचिव हैं भारत सरकार के। यह मतलब जो है सचिव का सबसे बड़ा पद होता है, इसके जो भी सचिव होंगे इसके नीचे ही होंगे। तो ये भारत सरकार के अंतर्गत जो है मंत्रिमंडल सचिव का पद बहुत बड़ा होता है, यानी जो है यह एक तरीके से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख जो है सिपाह सलाहकार हैं, ठीक है, जो सचिव होता है। तो ये याद रखना है। अब एक चीज ध्यान देना, तथा देखो अगर ये प्रश्न आ जाए मंत्रिमंडल का सचिव कौन होता है तो प्रशासनिक सेवा का प्रमुख होता है। कैबिनेट सचिव कौन होता है, वही प्रशासनिक सेवा का प्रमुख होता है। वर्तमान में राजीव गौबा जी हैं। तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा का अध्यक्ष कौन है। यदि आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारतीय प्रशासनिक जो सेवा उसका प्रमुख कौन होता है तो आप बताएंगे कैबिनेट सचिव होता है या मंत्रिमंडल सचिव होता है, ठीक है। या आपसे पूछ दिया जाए सिविल सेवाओं का प्रमुख कौन होता है तो वो कैबिनेट सचिव होता है या प्रमुख सचिव होता है। अगर बात की जाए कि जो है ये जो केंद्र सरकार है इसका वर्तमान में प्रमुख सचिव कौन है तो राजीव गौबा जी हैं। ये तो सब क्लियर हो गया आपको अच्छे से। ये प्रश्न जो है यूपीएसआई में पूछा गया। आगे है ये सारे डाउट दूर। अब चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन आ गया कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में। अभी इस पे हम लोग बात कर लिए हैं, अच्छे से जानकारी हो गई कि समवर्ती सूची के ऊपर कानून जो है कौन बनाने का काम करता है, केंद्र एवं राज्य दोनों करते हैं। जैसे शिक्षा का जो विषय है वो समवर्ती का सूची का विषय, ये बार बार पूछा गया है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इस पर राज्य सरकार भी कानून, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के कानून बनाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है प्रकाश स्तंभ, डाकघर, भारत के तीर्थ स्थल और कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण। चूंकि मामला पुलिस का है इसलिए यहाँ पे कैदी से जुड़ा क्वेश्चन आ गया कि कोई कैदी एक अगले राज्य का निवासी है यहाँ, या कोई कैदी है मान लीजिए उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने की बात है तो किस विषय के अंतर्गत आएगा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये समवर्ती सूची का मामला है। कोई अपराधी एमपी का है उसे यूपी लाया जा रहा है तो जब तक जो है इसके ऊपर दोनों राज्यों केंद्र एवं राज्य की सहमति नहीं बनने वाली है तब तक ऐसा नहीं होगा। तो याद रखना ये समवर्ती सूची का विषय होता है कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करना। अब बात यहाँ पे देख लो, आप कह रहा है प्रकाश स्तंभ और डाकघर, खास करके डाकघर, तारघर, डाक सेवा, तार सेवा, रेल सेवा, ये सारी चीजें जो है केंद्र सरकार की हैं, संघ सूची का विषय है। लेकिन भारत के तीर्थ स्थल यदि आएगा परीक्षा में तो ये राज्य सूची के विषय होते हैं। जितने भी तीर्थ स्थल हैं ये खास करके जिन राज्यों में पड़ते हैं वो राज्य सूची के विषय माने जाते हैं। चलिए यह भी क्लियर हो गया। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि कोविड-19 आपकी एक महामारी घोषित हो चुकी है तो उसी से रिलेटेड यूपीएसआई में इससे पहले प्रश्न पूछा गया था, वो ये था कि किसी महामारी की स्थिति में, कोई बहुत बड़ी महामारी देश के अंदर फैल गई जैसा कि कोविड इस समय है, तो किसी महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक अधिकार को सीमित कर और आम नागरिकों के हित में कदम उठा सकती है। बात यहाँ ये खड़ी हो रही है भाई, प्रश्न ये कह रहा है कि प्रश्न ये कहे जा रहा है कि
किसी महामारी की स्थिति में जो सरकार है वो किस मौलिक अधिकार को सीमित या कम कर सकती है नागरिकों के जान माल की सुरक्षा के लिए। तो वो कौन कानून हो सकता है? क्या शिक्षा एवं संस्कृति के राइट को कम कर पाएगी? नहीं। क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार को कम कर पाएगी? नहीं। क्या समता के राइट को कम कर पाएगी? नहीं। कह रहा है लास्ट में लिखा है स्वतंत्रता का राइट। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार आपका है उसमें जो है कुछ को जो है वो कम कर सकता है। हालांकि आपको पता है कि जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, जो बहुत बड़ा जो है राइट होता है, जीवन जीने का राइट, यह स्वतंत्रता के राइट में आता है। इसे कोई सरकार इसे नहीं छीन सकती। यह आता है कौन सा राइट है जो आपसे नहीं छीना जा सकता, तो वही जीवन जीने का राइट, यानी हमें जीवन यापन के लिए। इसीलिए तो आप देखते हैं जहाँ पे धारा 144 लागू होती है तो कुछ 1-2 घंटे के लिए ढील दी जाती है, बट ढील दी जाती है कि भाई अगर इंसान को जीवित रहना है तो उसे कम से कम भोजन पानी तो जरूर चाहिए। नहीं तो अगर आप उसको भोजन पानी एकदम 100% बंद कर देंगे 2-3 दिन के लिए तो बहुत स्थिति उसकी खराब हो जाएगी, यानी नागरिक का वहाँ पे मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन बार बार जो पूछा जाता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक संस्थाएं कौन कौन है। तो याद रखना नागरिक के मौलिक अधिकारों की जो संरक्षक संस्था है वो माननीय जो है उच्चतम न्यायालय है एवं उच्च न्यायालय है। किसी भी नागरिक के अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो उसका संरक्षण करने वाली यही 2 संस्थाएं यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये अच्छे से तैयार रखना है। यह यूपीएसआई यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है और अन्य परीक्षा में भी। तो चलिए, अगर कोई बहुत बड़ी महामारी देश के अंदर आ गई तो जो नागरिकों का कौन सा राइट है जिसे कम किया जा सकता है या कुछ उसमें कमी शिथिलता बरती जा सकती है नागरिकों के हित में, तो आप बताएंगे वो हो सकता है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कहता है भारतीय संविधान का हस्तांतरण किस स्थिति में हुआ। यही प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया है, यूपीपी में, कि भाई भारतीय संविधान का देश के अंदर हस्तांतरण किस तिथि में होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके देश में 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान बन के जो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से जो है तैयार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा, और संविधान सभा के उसको पटल पे रख भी दिया गया। और लगभग आधे से ज़्यादा जो कानून थे, जो विधियाँ थी, वो लगभग उसी टाइम से लागू भी हो गई थी। लेकिन पूर्ण रूप से लागू होने में 26 जनवरी सन 1950 का समय दिया गया था, जिस दिन आप उसी दिन 26 जनवरी सन 1950 को आपको पता है कि वही जो है हर साल 26 जनवरी प्रतिवर्ष आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए थे। यानी आपके देश में भारतीय संविधान कब से लागू माना जाता है आएगा तो आप मारेंगे 26 जनवरी सन 1950 से लागू माना जाता है। आपके देश में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ तो 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ। और इसमें बार बार प्रश्न पूछा जाता है, आता है बार बार कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो संविधान दिवस मनाया जाता है मेरे भाई वो 26 नवंबर सन 1949 यानी 26 नवंबर को। तो जो संविधान दिवस कै नवंबर को मनाया जाता है 26 नवंबर। यह भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब बन के पूर्ण रूप से भारतीय संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसी पर 284 लोगों का हस्ताक्षर भी हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा गया था जिस पे चर्चा होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात हो रही है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंदर एक भारतीय संविधान का भाग 4 है जहाँ पे अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। तो कभी ये बार बार प्रश्न, देखो यहाँ तो बस आपसे यही प्रश्न पूछा है परीक्षा में कि राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग एवं किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो बताएंगे भाग नंबर 4 और अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, 40 से लेके अनुच्छेद 51 तक आपका जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। अब इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये बहुत सारे प्रश्न, जैसे अभी यूपीएसआई के ही परीक्षा में आया हुआ है कि भाई राज्य पंचायतों का गठन करेगा। यह जो है राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत या जो तत्व दिए गए हैं वह वो भारतीय संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में दिया गया है।
तो आपको बताना पड़ेगा कि पंचायतों का राज्य जो है, देखिए जो है राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें जो है संविधान में यह उल्लेख किया गया है, और वो संविधान का अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 ये कहता है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। हालांकि आपको पता है कि अब पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के भाग 9 क में जगह दे दिया गया है, और वहाँ पे जो है 243 से लेकर के आपके जो है वहाँ पे जो है, तो हम मतलब भारतीय राज व्यवस्था जो पंचायती राज व्यवस्था है अब उसे बिल्कुल संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इस पर हम एक वीडियो आपके बीच लाएंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना जानो आप कि यहाँ पे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ये बात बोली गई थी। तो जब संविधान बना था तभी अनुच्छेद 40 लाया गया और उसमें बात बोला गया कि भाई राज्य पंचायतों का गठन करेगा। अब यहाँ ये समझ लेना है कि ये जो संविधान का भाग 4 है ये क्यों बना। देखिए भाग 4 जो बनाया गया है वह जो है राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है, यानी देश के प्रत्येक राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने नागरिकों के आप जो है आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक इन तीनों रूपों में उनके अंतर्गत उनको समता लाने का काम करेंगे। यानी उनको आर्थिक रूप से अगर कोई वर्ग कमजोर है तो उसे समृद्ध करेंगे, यानी ये इसका उद्देश्य था। देखिए तो जो बातें भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक वर्णित है, उसे जो है केवल राज्य सरकारों को, स्टेट को निर्देशित किया गया है। अगर उसका आप चाहेंगे, देखिए उसी में एक है समान काम के लिए समान वेतन। तो कानून तो है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये बात है, लेकिन किसी भी आप संविदा कर्मी को देखते हैं कि अगर इस कानून को लेके चला जाए कि नहीं भाई आप तो समान काम का समान वेतन की बात आप लिखे हो, तो आप भाग 4 में वर्णित है तो आप नागरिक को दो। लेकिन ऐसा नहीं, उसमें एक बात यह भी लिखी गई है कि इसे जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आप ऐसा अगर आ जाए, परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी जो बातें लिखी गई उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, तो बताएंगे भाग 4 36 से 51। चलो अब देखिए अनुच्छेद 38 वाला और एक चीज और है, यह भी बार बार प्रश्न पूछा गया है कि आखिरकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए, किस देश से लिया गया है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कहाँ से लिया गया, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 38 की बात करता है, तो आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग के किस अनुच्छेद में राज्य सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक प्रत्येक रूप से या राजनैतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार सुनिश्चित करेगा। तो ये बात बोली गई है आपकी अनुच्छेद 38 में। अब देखिए अनुच्छेद 40 जो है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, यह काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में बार बार पूछा गया है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में ये बात बोली गई है कि जो राज्य होगा ना वह अपने नागरिकों को जो है एक जो है क्या करेगा, पर्यावरण का, देखिए अपने नागरिकों को एक अच्छा लाइफ देने के लिए उनके जो है राज्य के अंदर पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करेगा। ठीक है, तो पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना ये राज्य की जिम्मेदारी होगी लोक कल्याण के लिए। तो ये कहाँ बात दी गई है, तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 क में दी गई है। ठीक है, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 क में दी गई है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और एक है अनुच्छेद 51, तो बार बार यह भी प्रश्न आया है कि अनुच्छेद या आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा भारत के विदेशी नीति संबंधित बातें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं। तो भाग नंबर 4 और अनुच्छेद 51। और आप देखते हैं कि जब नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उसे संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया। यानी ये वाला जो बात देख रहे हैं मूल कर्तव्यों को कहाँ जोड़ा गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया। पहले से भाग 4 था ही, 4 क बना दिया गया। अनुच्छेद पहले से 51 था ही, उसमें 51 क कर दिया गया। तो यह भी बार बार प्रश्न जो है पूछा गया है, शायद मैं यहाँ पे बताना भूल गया था। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो कहाँ जगह दी गई है अनुच्छेद को, नागरिक के मौलिक कर्तव्य को कहाँ जगह दी गई है। तो नागरिक के मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 में जगह दी गई।
अब देखो, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा विदेशी नीति की बात कहाँ की गई 51 में। अब चलिए कुछ 7-8 क्वेश्चन यहाँ बचे हैं, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो देश का जो है उपराष्ट्रपति होता है। जैसे वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जी हैं। तो ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन, हमेशा पूर्ण दोहराया जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है। पुलिस की भी परीक्षा में कई बार आया है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो आपके देश का उपराष्ट्रपति होता है और उसके नीचे सभापति के नीचे उपसभापति का पद होता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना है। और लोकसभा, देखो राज्यसभा के अंतर्गत जो सभापति एवं उपसभापति होते हैं और लोकसभा के अंतर्गत जो है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होता है। तो जैसे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिड़ला जी हैं। ठीक है, स्पीकर सब स्पीकर, और यहाँ पे सभापति उपसभापति। यहाँ पूछा राज्यसभा का पदेन सभापति, तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति होता है। जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती उसके प्रशासन का दायित्व तो किसके पास होता है? तो याद रखना मेरे भाई, उसके प्रशासन का जो सीधा दायित्व होता है वो केंद्र। देखिए, जितने केंद्र शासित राज्य हैं उनके प्रशासन की संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, और केंद्र सरकार के अंतर्गत वो भी किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है। लेकिन राष्ट्रपति अपना एक वहां पे अभिन्न अंग बैठाता है जिसे उप प्रशासक या उप राज्यपाल के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लिया आपका जो है पांडिचेरी की बात की जाए, तो पांडिचेरी के अंतर्गत आप देख रहे हैं, कहता है पांडिचेरी में मान लीजिए या दिल्ली पांडिचेरी में विधानसभाएं हैं। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो अन्य ऐसे राज्य जो अन्य आपके जो 7-8 जो केंद्र शासित राज्य हैं वहां पे विधानसभा है ही नहीं, तो वहां का प्रशासन कौन देखेगा? तो वहां जो राष्ट्रपति क्या करता है कि वहां पर जो है उपराज्यपाल या जो है अपना एक प्रशासक बैठाता है। एक सरकारी प्रशासक देखेगा जिसे प्रशासक बोला जाएगा, या जो है उपराज्यपाल। ठीक है, जैसे कि आप दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़ दो तो इसके अलावा अन्य जगहों पे जो है एक एक। तो ये कह रहा है, कहने का मतलब कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी विधानसभा उसकी खुद की नहीं होती वहाँ का प्रशासन कौन देखेगा? तो ऐसे जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं उनको देखने का काम प्रशासक या उपराज्यपाल करते हैं। ये टिक करना, ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और साधन शासन सीधा केंद्र सरकार के हाथ में होता है। देखो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मंत्रिपरिषद होता है वो मंत्रिमंडल से बड़ा होता है, और मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, ना कि राज्यसभा के। यह बार बार पूछा गया प्रश्न है बहुत सारी परीक्षाओं में, इसको तैयार रखना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अब ध्यान देना है, भारत के संविधान, अब ये कहा जा रहा है कि भारत के संविधान 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान द्वारा तैयार की गई कुल समितियां। देखिए, ये कह रहा था कि जब हमारा कैबिनेट मिशन कब आया भारत में, तो 1946 में आया, और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही जो है भारतीय संविधान सभा बनाई गई। और भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाने के लिए देश के अंदर बहुत सारी समितियां बनाई। तो उन कुल समितियों की संख्या पूछ रहा है, तो मेरे भाई याद रखना, कुल समितियों की संख्या 21 होती है। याद रखना 21 होती है, छोटी बड़ी। लेकिन अगर बड़ी समिति की बात करेगा तो संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाने के लिए कितनी बड़ी समितियां बनाई गई थी? 8। और कितनी छोटी समितियां बनाई गई थी? 13। कुल मिला के क्या हो गई आपकी 21 हो गई। लेकिन कुछ प्रमुख समितियों को आप जानते रहे, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाई गई प्रारूप समिति है। ये बार बार पूछता है कि प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग समिति किसने बनाया? तो जो ड्राफ्टिंग समिति है उसको बनाने का काम बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया था। और यह भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे प्रारूप समिति के अंतर्गत जो कुल सदस्यों की संख्या है वो 7 है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। और आता है कि ये चीज प्रारूप समिति बाबा साहब ने बनाया था और सदस्यों की संख्या 7। अब एक बार बार हमेशा यह भी यूपीएसआई यूपीपी यानी परीक्षाओं में पूछा गया है कि संघ संविधान समिति यानी संघ संविधान समिति की बात करें चाहे संघ शक्ति की बात करें, तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ
संघ संविधान समिति या जो संघ शक्ति समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, प्रांतीय संविधान समिति या मूल अधिकार समिति या मूल अधिकार एवं अल्प। देखो मूल अधिकार पूछेगा समिति के कौन थे अध्यक्ष, तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। या अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक समुदाय जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। या प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जो प्रांतों के द्वारा जो बनाई गई संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष भी यही थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब एक क्वेश्चन आता है भाई, नियम समिति यानी जो नियम समिति बनी थी या संचालन समिति की बात करें या झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति या झंडा समिति, इन तीनों समितियों का अध्यक्ष कौन था? तो देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी वो थे। आपको पता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये 9 दिसंबर 1946 को बने, 2 दिन पद पे रहे, फिर उसके बाद अस्थायी रूप से जो है 11 दिसंबर सन 1946 को आपके जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है चुन लिया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लाए तो थे 15-20 क्वेश्चन, लेकिन कम से कम यहाँ से आपको हमने 50-60 क्वेश्चन ऐसे निकाले जो विविध परीक्षाओं से पूछे गए हैं। नाम तो यहाँ यूपीपी और यूपीएसआई का रखा गया, लेकिन अब तक जितनी भी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मैंने सब पे विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है शेयर करने का काम करेंगे। और फिर आप मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।